हाँ, तो चैप्टर 1 कर रहे हैं एसएफएम का, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस के फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनैमरेट करो स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल क्या क्या होते हैं उसमें? पहला होता है तुम्हारा पहला होता है टॉप मैनेजमेंट, जिसमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। फिर लास्ट वाला डिपार्टमेंट एंड फंक्शनल होता है, फंक्शनल और डिपार्टमेंट लेवल। और सेकंड बिजनेस यूनिट लेवल। इसमें क्या होता है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी फंडामेंटली इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। ये सिलेक्शन ऑफ बिजनेस से कंसर्न होते हैं। इन वाइल अ कंपनी शुड compete and also with development of coordination of the business portfolio of business. Strategic business unit may be any profit center. Strategic business unit क्या हो सकता है? कोई भी प्रॉफिट सेंटर होता है, दैट कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट कोई भी प्रॉफिट सेंटर हो सकता है जो प्लान करेगा इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर बिजनेस यूनिट अ कॉरपोरेशन। अदर बिजनेस यूनिट अ कॉरपोरेशन। At the business unit level, फिर फंक्शनल लेवल। फंक्शनल क्या होता है? ये क्रॉप क्या हो सकता है? प्रॉफिट सेंटर जो प्लान करेगा इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर बिजनेस यूनिट ऑफ कोऑपरेशन। ये क्या करते हैं? ये फंडामेंटली कंसर्न होते हैं सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इन विच, जिसमें अ कंपनी शुड compete। एक सिलेक्शन करते हैं बिजनेस का जिसमें कंपनी क्या करेगी? compete करेगी। एंड ऑल्सो डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन भी होगा। फिर फंक्शनल लेवल क्या कहते हैं? जब हायर लेवल स्ट्रेटजी डेवलप्ड हो जाती है एंड द फंक्शनल यूनिट ट्रांसलेट दैम इनटू डिस्क्रीट एक्शन प्लान दैट ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन मस्ट अकम्प्लिश द स्ट्रैटेजी सक्सीड। हर एक डिपार्टमेंट क्या करेगा? इस्टेब्लिश करेगा स्ट्रैटेजी ताकि सक्सीड हो जाए। और फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग क्या होता है? फंक्शनल प्लानिंग इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच जिसमें फाइनेंशियल प्लानर हेल्प्स to customer to maximize his financial resources by utilizing financial tools to achieve his fundamental goals. There are three components of financial planning. कौन सा है? फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल टूल, फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें कि फाइनेंशियल मतलब हमारे पास पैसे की प्लानिंग, तो आपके पास क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्स होना चाहिए, फाइनेंशियल टूल होना चाहिए और फाइनेंशियल गोल होनी चाहिए। ₹400 received on PhonePe. क्या फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो टूल होना चाहिए, गोल होना चाहिए और रिसोर्स होना चाहिए। तुम्हारे पास तीन चीज़ें होंगी तब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। ये कंपोनेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के। फॉर इंडिविजुअल, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग वंस लाइफ गोल थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। दीज गोल्स में इंक्लूड बाइंग हाउस। क्या हो सकता है? हमारे जैसे लोग क्या होंगे? हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं? उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो सकती है? उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है भैया कि उनका गोल क्या होगा? गोल्स में गोल होगा, रिसोर्स होगा और टूल होगा। ठीक है, गोल, रिसोर्स, टूल। फाइनेंशियल प्लानिंग में तीन। तो दीज गोल्स में इंक्लूड बाइंग अ हाउस। These goals may include buying a house, saving children's education और planning for retirement. Goals क्या हो सकते हैं? घर लेना, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए सेव करना और प्लानिंग हो सकता है रिटायरमेंट। आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल मेजर, इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट। The financial measures like ratio analysis of cash flow statement are used to evaluate the performance of company. The selection of these measures again depend on the corporate objective. तो फाइनेंशियल प्लानिंग के तीन कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल टूल, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल टूल, फाइनेंशियल रिसोर्स और फाइनेंशियल तुम्हारा गोल होना चाहिए।
तीन ही चीज हो सकती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक्सप्लेन करो इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक्सप्लेन करो इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या करो? एक्सप्लेन करो फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरफेस, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करो इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंटरफेस, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंटरफेस, इंटरफेस व्हाट इज इंटरफेस, क्या होता है? इंटरफेस इंटरफेस अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरफेस सोर्स ऑफ फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन, पॉलिसी। सोर्स ऑफ फंड, पैसे कहाँ से लिए? कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, इंडिकेट डिजायर mix of equity and debt. There are some norms, debt equity ratio, public 1:1, private sector में 2:1. It may be vary from industry to industry. भाई जितना पैसा लगाया उतना ही पब्लिक से लिया। कंपनी को प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, प्राइवेट सेक्टर फर्म के लिए 2:1। तो इंटरफेस में क्या होता है? सोर्स, पहले कंपनी जब बनाओगे तो सोर्स क्या होंगे, फिर उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर इन्वेस्टमेंट करोगे उस पैसे से। सोर्स ऑफ फंड में क्या आता है? सोर्स ऑफ फंड, जनरेशन ऑफ फंड में अराइज ऑफ ओनरशिप कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ठीक है, द कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ ओनरशिप कैपिटल एंड डिवेंचर्स टू रेज द बोरोड कैपिटल। इशू करेगा इक्विटी और प्रेफरेंस, मोबिलाइज मतलब कम करने के लिए। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर 2:1 मिक्स होता है डेट और इक्विटी का। इन्वेस्टमेंट, तो पहले हमने सोर्स ऑफ फंड देखा, कैपिटल का स्ट्रक्चर, फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे। अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरफेस, फंड एलोकेशन। इन्वेस्टमेंट, जो पैसे आए तुम्हारे पास, इन्वेस्टमेंट एंड फंड कहाँ यूज़ करोगे। तो अ प्लानर हैज़ टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स and for current assets and for current assets. Project evaluation and project selection are two most important job under fund allocation planner. Possible allocation under resource constraint और डिविडेंड पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या होता है? इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, सोर्स ऑफ फंड, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद डिविडेंड। देखो, सबसे पहले पैसे लिए तुमने, पैसे लिए, फिर कहाँ से कितना लिया, डेट से कितना लिया, इक्विटी से कितना लिया, कहाँ से लोगे, बोरो, या तो पैसे बोरो करोगे या तो अपना पैसा लगाओगे, इक्विटी करोगे तो बढ़ जाएगा, कैपिटल से इशू करोगे, बोरो करोगे कैपिटल।
ठीक है। सोर्स ऑफ फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, या तो 2:1, 1:2। फिर और जब आपने अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब अंडर द फंड एलोकेशन, और डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी कि डिविडेंड देना है नहीं देना, कितना देना है। डिविडेंड इज अनदर एरिया ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन अफेक्टिंग द स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन डील्स विद एक्सटेंट ऑफ अर्निंग। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन डील्स करता है एक्सटेंट कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करें एज डिविडेंड एंड एक्सटेंट ऑफ अर्निंग टू बी रिटेन, कितना रखें और कितना डिस्ट्रीब्यूट करें फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ स्कीम ऑफ द फर्म। फिर हमारे क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इंटरफेस। अब बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल वर्सेस सस्टेनेबल गोल, ये आया था नवंबर 22 में। एक्सप्लेन करो बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल विद सस्टेनेबल ग्रोथ। राइट, आई शुड नोट बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल विद सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है? रिटेनिंग सस्टेनेबल ग्रोथ डिपेंड करता है आप कितना कितना अपने रिटेंशन रीइन्वेस्टमेंट रेट ऑन, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो रिटेंशन रेशियो, आप कितना अपने पास रखते हो और आपको कितना पैसा मिलता है, यही क्वेश्चन आया था उसमें। ये रहा ना, टोटल एसेट, नेट इनकम इतनी है, डिविडेंड आपने इतना पे किया है, सेल्स इतनी है। तो अगर मैं देखूँ तो 12 माइनस 4.5 कर दिया डिवाइडेड बाय, नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी, तो इतना पैसा लगाया ना आपने, तो 12 मिला 28 लगाने पे 12 डिवाइडेड बाय 28, 4.8% ROE है। फिर रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन आपने कितना करा 7.5, 12 माइनस 4.5, 12 माइनस 4.5, तो 7.5 बचा रिटेंशन, कितने में से 12 में से, डिवाइड बाय 12, तो 62.5%। तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आएगा तुम्हारा 4.8 इंटू में 62.5, तो 62.5 इंटू 4.8, तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आएगा 3%। ठीक है, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको मेंटेन करना है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी, मेंटेन करना है डिविडेंड पेमेंट
और इंक्रीज करना सेल्स रैपिडली एज मार्केट कंडीशन अलाउ, जितनी सेल्स इंक्रीज हो सके उतनी इंक्रीज करो। What is sustainable growth rate? What makes an organization sustainable? ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल क्या बनाता है? और मिस्टर एक्स सबमिटेड द फॉलोइंग डेटा। मिस्टर एक्स वांट्स टू नो व्हाट एक्सटेंट कितना सेल कैन बी इंक्रीज्ड एडिशनल बोरोइंग। 3%। ये यही कहना चाहता है। Increase without going additional capital. मिस्टर एक्स वांट टू नोट, वो जानना चाहते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट हमारी सेल्स का ग्रोथ रेट निकलता है। हो सकता है। चलो अब यहाँ पे इसने पूछा है पहला, व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या है? मेजर हाउ मच फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरिंग मोर मनी। इतना, हाँ आप कितना ग्रो कर सकते हो, हाउ मच ग्रो विदाउट बोरोइंग मोर मनी, विदाउट बोरोइंग तुम जाने के लिए बस बाहर। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वो है आप कितना ग्रो कर सकते हो विदाउट बोरोइंग मोर मनी। हाउ फाइनेंशियल गोल कैन बी मैनेज्ड विद सस्टेनेबल ग्रोथ। अब व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल क्या बनाता है? What makes an organization sustainable? You want to know what extent of sale can be increased without going additional borrowing. How much can grow without borrowing more money? कितना ग्रो कर सकते हो बिना बोरोइंग करे। तो एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है अगर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव आर कंसिस्टेंट नहीं है विद और ऑर्गेनाइजेशन का सस्टेनेबल ग्रोथ से। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव मेरे को इतना ग्रो करना है, 10% ग्रो करना है, वो कंसिस्टेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से। मेरा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आया है यहाँ पे 3% सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है मेरा 10%। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। सही बात है, conflict arise if growth objective are not consistent with the organization का sustainable growth. Hence, manager has considered financial consequence of sale increase. Hence, manager has to consider, उसको consider करना पड़ेगा financial consequence, कौन से financial consequence है कि sale increase हुआ है, and set करेगा sale goals are consistent with the operating and financial policies of the firm. तो गोल सेट करेगा फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द फर्म। सस्टेनेबल ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट टू इंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में सस्टेनेबल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में सस्टेनेबल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय ऑयल इंडस्ट्री। एग्जाम देके आई एम गोइंग टू जॉइन फॉर्म कंपनी और एनीथिंग, बस ये एग्जाम देके ठीक है। यहाँ पे हो गया फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय, एग्जाम्पल है ये। सस्टेनेबल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जाम्पल के लिए जो ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी ऑयल इंडस्ट्री ने एज अ होल अंडर रिसोर्स कॉन्स्टेंट
limited resource, and the learn objective was survival over. In fuel industry, resources are limited in quantity, but Save Fuel campaign, which is against the sales growth strategy, speak conservation of fuel generation. Limited resource Save Fuel campaign. The Save Fuel campaign is against the sales growth strategy, but helps the conserve fuel use of across generation to maintain the long-term sustainable growth. तो आपको क्या करना है, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी, मेंटेन करना. इसका आंसर है व्हाट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल. ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल क्या बनाती है? ग्रोथ रेट. हाउ मच फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरोइंग मोर मनी. इसका आंसर यही था. मेंटेन करो कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी है. फिर मेंटेन करो डिविडेंड, मेंटेन करो टारगेट डिविडेंड पेमेंट रेशियो, डिविडेंड रेशियो मेंटेन करना है. टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है बिना पैसे इशू करे. डिविडेंड रेशियो मेंटेन करना है. वो सेल्स इंक्रीज करना है रैपिडली मार्केट कंडीशन अलाउ, जितना मार्केट कंडीशन अलाउ करती है. अब व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल, कि भैया उसके पास बहुत सारा पैसा है. दैट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल. व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाती है? सोर्स उसके दो नंबर इसके, दो नंबर इसके, दो नंबर इसके, 4 नंबर इसके और 2 नंबर इसके. ये वाला क्वेश्चन क्या होता है? इफ द बॉन्ड्स आर अवेलेबल एट and 1% transaction cost, what is the effective yield? The bond of 7%, 7.8% bond market face value, which are issued 2 years ago. You are requested to advise him what is the maximum price of the bond to be paid in the following scenario. If the expecting minimum return bond 9%, the minimum expected return percent. If the present rate of similar bond is 2.5, if the present rate similar bond is इतना, तो यहाँ से मैं 9% से डिस्काउंट, फिर 8%, इनमें से 1,08 रुपये इंटू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 100 रुपये इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहाँ पे 5 ईयर का आएगा. यहाँ पे इफ बॉन्ड्स आर अवेलेबल एट पार and 1% is the transaction cost, what is the effective yield? तो 1% ऐड करोगे, पावर पे अवेलेबल 1%. Find the number of days required to break even transaction cost if the bonds are available at par and the 2% is transaction cost. डेज, कितने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट था कॉन्सेप्ट बेस. चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं. ये देखो यहाँ पे आंसर है आपका. उसके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, उसके पास क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. एक से ज़्यादा इनकम है, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, मोर देन one income, have more than one way of generating income, more than one source of income, more than one way of generating income. one source of income, रेंट हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, और सोर्स ऑफ इनकम सैलरी हो गई,
और इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया, उसने चल रहा है, रेंटेड कर रखी है, रेंटेड हाउस है, तो अलग अलग चीज़ें। सो जनरेटिंग मोर देन वन सोर्स ऑफ जनरेटिंग इनकम, वो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है उसके पास। डू एक्शन एंड प्लानिंग रेगुलरली, डू स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड प्लानिंग रेगुलरली, हैव एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम, हैड गुड पब्लिक इमेज है, क्लियर अबाउट हैज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। So the good public image, more than one source of income, more than one source of one way of generating income, strategic planning है उसके पास, strategic action and financial planning, good public image है, financial system है, good have educate financial system, clear about its values. What makes organizational sustainable? What makes an organization financially sustainable, or what makes an organization sustainable? ये है what makes an organization sustainable, एक financially sustainable है, एक sustainable है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन फाइनेंशियली बनाता है और एक बनाता है ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। नवंबर 22 में आया है, क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, एबल टू स्कैन इट्स इन्वायरमेंट टू द कंस्ट्रक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ इट्स वर्क, द एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज और रिटेन competent staff, have adequate administration and financial infrastructure, have able to demonstrate effectiveness and impact in order to leverage further resources and get community support for an involvement in its works. Involvement in its work. छोड़ यार। दैट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, क्या ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाता है? उसका क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है, क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है। उसके पास क्या है? क्लियर स्ट्रैटेजी, एबल टू स्कैन, वो इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकता है, एबल टू स्कैन इन्वायरमेंट, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, स्कैन कर सकता है इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी, स्कैन कर सकता है इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी। क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है, एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, एडुकेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिन एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद स्टाफ है, एडुकेट, उनको रिटेन करता है, अट्रैक्ट करता है, रिटेन करता है, नहीं अट्रैक्ट करता है, मैनेज करता है, रिटेन, पहले अट्रैक्ट बुलाएगा फिर रिटेन करके रखेगा, स्टाफ है उनके पास। एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपॉर्चुनिटी है, स्कैन करते हैं इन्वायरमेंट को, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी। उनके पास स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है, एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिव एंड इम्पैक्ट इन ऑर्डर टू लीव, गेट कम्युनिटी सपोर्ट फॉर एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स, उसको क्या मिलता है? कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है। 4 पॉइंट होगा तो मेरे पास स्ट्रैटेजिक डिसीजन है इसके पास, क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन है इसके पास, क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है। और उसके पास स्टाफ है जिनको वो अट्रैक्ट करता है, मैनेज करता है और रिटेन करता है, टैलेंटेड स्टाफ, कॉम्पिटेंट स्टाफ। फिर क्या करता है? और वो एडमिन और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास, और सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, कम्युनिटी सपोर्ट, गेट कम्युनिटी सपोर्ट फॉर एन इन्वॉल्वमेंट इट्स वर्क,
कम्युनिटी सपोर्ट फॉर इन्वॉल्वमेंट इन इट्स वर्क। तो ये हो गया फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाता है इसको। फाइनेंशियली नहीं बनाता इसको, एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाता है फाइनेंशियली, से वहाँ से होता है। फिर लिंकेज ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ फाइनेंशियल पॉलिसी लिंक्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैनर ऑफ रेजिंग कैपिटल, कैसे एज सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, कट ऑफ रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of capital accepted in investment decision, investment and fund allocation, foreign exchange exposure and risk management, liquidity management, और dividend policy decision deals the extent earning to be distributed, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, close into free in the policies, and issue करेगा bonus shares is another dimension involving strategic decision. रेजिंग कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनर कैसा है, क्या पूछ रहे हैं, हाउ फाइनेंशियल पॉलिसी लिंक्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कैसे फाइनेंशियल पॉलिसी लिंक्ड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल पॉलिसी में क्या था तुम्हारा, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक्सप्लेन इंटरफेस, ये इंटरफेस है, सोर्स ऑफ फंड। अब यहाँ पे मैनर ऑफ रेजिंग फंड एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया, कट ऑफ रेट, फिर कितना तुम रेट बचा सकते हो, फिर इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन टू अनदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन, लिक्विडिटी, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन टू इम्पॉर्टेंट डायमेंशन, और बोनस शेयर्स थोड़ी इशू करें अनदर डायमेंशन इन्वॉल्विंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बोनस शेयर्स इशू करें अनदर डायमेंशन है। ओके यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म हुआ, मैं दूसरा भी करूँगा, चैप्टर दूसरा ही है ना, रिस्क मैनेजमेंट। इतने से हैं। स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है, नोकिया क्यों फेल हुआ, अपग्रेड नहीं करा उसने टेक्नोलॉजी को, यहाँ पे क्या है, मीनिंग क्या है स्ट्रैटेजिक रिस्क। एक बिजनेस सक्सेसफुल नीड्स अ कॉम्प्रहेंसिव वेल थ्रू आउट बिजनेस प्लान। भाई साहब ये नहीं होता मेरे से, इतने करवाने काम करवा लो, मैं ये इतना ये होता है, ये होता है, मैं काम को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये ऐसा होता है, मैं ये चीज़ को नहीं बताता कि ये क्या होता है। चलो पास होना है तो करना ही पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं इससे। चलो स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होता है, एक सक्सेसफुल बिजनेस नीड टू कम्प्रहेंसिव वेल थ्रू बिजनेस प्लान। एक सक्सेसफुल बिजनेस को बिजनेस प्लान होना चाहिए उसके पास। अगर थिंग्स चेंज हो जाती है, इवन बेस्ट लेट प्लान्स बिकम आउटडेटेड। तुम्हारा सबसे अच्छा प्लान क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। इट कैन नॉट कीप पेस विद द लेटेस्ट ट्रेंड और तुम लेटेस्ट ट्रेंड के साथ नहीं चल सकते। हेंस वी कैन से स्ट्रैटेजिक रिस्क इज अ रिस्क विच कंपनी स्ट्रैटेजी बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। अच्छा स्ट्रैटेजिक रिस्क आप ये है पॉइंट तो मतलब कि क्या हो गया, स्ट्रैटेजिक रिस्क आपका स्ट्रैटेजी चल नहीं रही क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। वी कैन से दैट द स्ट्रैटेजिक रिस्क विच कंपनी का स्ट्रैटेजी बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज। अ न्यू कंपटीटर एंटरिंग इनटू मार्केट, जैसे जियो ने ऐसी तैसी बैंड बजा दी। शिफ्ट टू कस्टमर डिमांड, कस्टमर सारे उधर पहुंच गए। फिर एग्जांपल नोकिया हो गया, कोटक हो गया।
पॉजिटिव एग्जाम्पल जेरोक्स हो गया। फेमस फॉर फोटोकॉपी मशीन वॉज क्विकली डेवलप्ड अ लेजर प्रिंटर व्हेन लेजर प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड सो इट सर्वाइव्ड। अब कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस रिस्क क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को कंप्लाई नहीं करा, उस पर आपकी पेनल्टी लग जाएगी, चार्जेस लग जाएंगे, तो ये होता है कंप्लाई। एवरी बिजनेस नीड्स टू कंप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करें। नॉन कंप्लायंस ऑफ पेनल्टीज, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, क्या लगेगी, पेनल्टीज लगेगी, फाइन लगेगा, इम्प्रिजनमेंट, तीन चीज़ लिखनी है। नॉन कंप्लायंस होगा तो पेनल्टी, फाइन एंड इम्प्रिजमेंट आ जाएगा। और कंप्लाई क्या करना है, रूल्स और रेगुलेशन। इफ़ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद रॉ रेगुलेटेड to new area or industry or sector will pose a serious threat survival। अगर वो कंप्लाई नहीं करता पेनल्टी तो लगेगी, सीरियस पोज क्या करेगा, सर्वाइवल थ्रेट क्रिएट कर देगा उस पर। दिस इज कॉल्ड कंप्लायंस रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क कि आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे, क्या ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। एग्जांपल क्या है, कंपनी वो वाला मैं कंप्लायंस रिस्क की, कंपनी प्रोजेक्ट सीमेंट बिजनेस में लाइकली टू वेंचर इनटू शुगर बिजनेस different state but law and applicable to sugar mill that are different so that poses a compliance risk। अब operational risk क्या है, operate to relate to people as well as process, it is a type of internal risk। operational risk relate to people, operational risk क्या, ऑपरेट करने का रिस्क कि मतलब जो पीपल से रिलेट करता है कि भैया वो ढंग से काम नहीं करेंगे, हमारा काम बेकार हो जाएगा। ओके, ऑपरेशनल रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क रिलेट टू पीपल, वो पीपल से रिलेट करता है एज वेल एज प्रोसेस से। पीपल से रिलेट करता है ऑपरेशन पीपल से रिलेट करता है और प्रोसेस से रिलेट करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल रिस्क, ये अंदर का रिस्क है। इट रिलेट टू फेलर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपनी, फेलर ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी टू कोप विद द डे टू डे ऑपरेशन, ऑपरेशनल प्रॉब्लम। ये क्या कहता है, अगर इसमें आप फेल हो गए तो ये डे टू डे ऑपरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डे टू डे ऑपरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डे टू डे ऑपरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ऑपरेशन एक एम्प्लॉय जो पे कर रहा है आउट ऑफ 1 लाख फ्रॉम अकाउंट ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ 10,000, तो ये क्या है, इन दिस केस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू चेक वर्क हु इज मिस्टेकनली पेड 1,000 एंड इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फ्लैग ऑफ अनयूजुअल अमाउंट। मतलब 10,000 पे करने थे, उसने 1 लाख पे कर दिया। अब आते हैं फाइनेंशियल रिस्क, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। LIC CP, LIC लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, काउंटर पार्टी रिस्क, करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क, करेंसी रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। लिक्विडिटी तो LIC CP, LIC की कंपनी कहाँ है, CP में। LIC की बिल्डिंग कहाँ पे है, CP में। LIC की बिल्डिंग कहाँ पे है, CP में। तो L फॉर लिक्विडिटी, LI फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क, LIC फॉर काउंटर पार्टी रिस्क, LIC और C फॉर दो C काउंटर पार्टी रिस्क, करेंसी रिस्क और P फॉर पॉलिटिकल रिस्क। तो काउंटर पार्टी रिस्क क्या है कि वो पेमेंट नहीं करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, लॉस होगा और हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इट अगर ड्यू टू नन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी, इट कवर द क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी। एग्जाम्पल, डिफॉल्ट बाय सेलर इन अपलोडिंग अ टैक्स इनवॉइस इन GST/R1 अफेक्ट द बोनाफाइड परचेजर टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट इन परचेज मेड। ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क हो गया। LIC की बिल्डिंग कहाँ पे है, CP में है। तो LIC की बिल्डिंग कहाँ पे है, CP में है। तो LI, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, तो जो इस बैंक में डील करता है। इट अगर ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज हो जाएगी।
जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा एसेट इट अगर ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन, इसका रिजल्ट क्या हुआ, चेंज इन एसेट्स लायबिलिटी। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग कंपनीज, ये बैंकिंग कंपनीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज देयर बैलेंस शीट आइटम आर मोर इंटरेस्ट सेंसिटिव, उनके बैलेंस शीट आइटम में ज़्यादा इंटरेस्ट सेंसिटिव होता है। लॉस इन केस ऑफ बोरोइंग फ्लक्चुएशन रेट चला गया ऊपर, और लॉस इन केस ऑफ बोरोइंग फिक्स रेट कम हो गया। हाँ, फिक्स रेट कम हो गया और फ्लक्चुएशन रेट ऊपर चला गया, तो हमें तो लॉस होगा ना, क्योंकि उन्होंने बोरो करा, हमने उनसे बोरो करा हुआ है तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो LIC कहाँ पे, CP में, तो L फॉर लिक्विडिटी, नहीं यार, लीगल नहीं, अब LI इंटरेस्ट रेट हो गया काउंटर पार्टी, काउंटर पार्टी कर दिया आपने। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क क्या है कि आप ऑनर नहीं कर पाओगे पेमेंट, आपके पास कैश नहीं था, तो इस वजह से ये रिस्क आता है। लिक्विडिटी रिस्क कैन बी डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द लायबिलिटी व्हेन एवर दे बिकम्स ड्यू। अच्छा, जब लायबिलिटी ड्यू होती है और इनएबिलिटी टू मेक पेमेंट ऑफ लायबिलिटी जब वो ड्यू होती है, तो ये हो जाता है लिक्विडिटी रिस्क that arise due to mismatch in the period of cash flow generation. Example, most of the organization face liquidity problem in lockdown against the coronavirus as inflow stopped but continued. This type of calamity generates liquidity risk. This type of problem तो ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क। फिर LIC लिक्विडिटी, इंटरेस्ट, काउंटर पार्टी, करेंसी, करेंसी रिस्क। इट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ये उनको अफेक्ट करता है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। देयर कैश फ्लो चेंजेस, उनका कैश फ्लो चेंज हो जाता है विद द मूवमेंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या था, रिजल्ट हो रहा था उनका एसेट से लायबिलिटी चेंज हो रहा था, और यहाँ पे कैश फ्लो चेंज हो रहा है विद द मूवमेंट ऑफ करेंसी इन एक्सचेंज रेट। अगर रुपी डॉलर डेप्रिशिएट करेगा तो US डॉलर रिसीवेबल स्टैंड गेन एज वेयर US पेबल लूज। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गया। और फिर पॉलिटिकल रिस्क, वो क्या कर सकते हैं, इट जनरली फेस बाय ओवरसीज इन्वेस्टर एज एडवर्स एक्शन बाय गवर्नमेंट। ये कौन फेस करता है, ओवरसीज इन्वेस्टर फेस करते हैं जब एडवर्स एक्शन होता है गवर्नमेंट का, बाय द गवर्नमेंट, एडवर्स एक्शन होता है गवर्नमेंट का, विच में लीड टू ह्यूज लॉसेस by the government of host country which may lead to huge loss. एग्जाम्पल, उसने क्या कर लिया, कॉन्फिस्केशन कर लिया ओवरसीज प्रॉपर्टीज़, कॉन्फिस्केशन कर लिया ओवरसीज प्रॉपर्टीज़, इनवैलिडेट कर दिया पेटेंट, रिस्ट्रिक्शन एज बोरोइंग और रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4 चीज़ें मेरे पास क्या है, कॉन्फिस्केशन, प्रॉपर्टी, मेरे पास प्रॉपर्टी है, पेटेंट है, पेटेंट इनवैलिडेट कर दिया, प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया, बोरोइंग बोरोइंग है, और रेमिटेंस है, रेमिटेंस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। ठीक है, बोरोइंग को क्या कर लेगा, बोरोइंग को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बोरोइंग में रिस्ट्रिक्शन एज बोरोइंग, पेटेंट को इनवैलिडेट कर देगा और प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेगा। तो मेरे पास प्रॉपर्टी है, पेटेंट है, बोरोइंग है और रेमिटेंस है। तो प्रॉपर्टी को उसने कॉन्फिस्केट कर लिया, पेटेंट को उसने इनवैलिडेट कर दिया, और बोरोइंग को उसने
क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और रेमिटेंस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो 2 लायबिलिटी मान लेते हैं और 2 एसेट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, LIC की बिल्डिंग कहाँ पे है, CP में है। ये हमारा एक पॉइंट हुआ। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिस्क, एक्सप्लेन करो फाइनेंशियल रिस्क, एक्सप्लेन करो फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्टेक होल्डर, कंपनी और गवर्नमेंट। फाइनेंशियल रिस्क कैन बी व्यूड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये ज़्यादा पूछता है, यही पूछता है, क्योंकि पॉइंट तो लिखोगे आप। कैन बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कंपनी का होता है, कंपनी का होता है, इन्वेस्टर का होता है, और कंपनी का होता है, इन्वेस्टर का होता है, और गवर्नमेंट का होता है। तो कंपनी का क्या होता है कि भैया वो किसी की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लिक्विडेटेड में चला जाएगा, और वो लिक्विडेट हो सकता है अगर पेमेंट नहीं करेगा तो। ह्यूज पेमेंट, और सामने काउंटर पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट। फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट, इफ द बोरोवर एक्सेसिवली और लैंड बोरो, इफ कंपनी बोरो कर लेती है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो दे देती है ज़्यादा, समवन हुज डिफ़ॉल्ट, और जिसने भी डिफ़ॉल्ट कर दिया, देन इट कैन फोर्स इनटू लिक्विडेशन में जा सकती है। और फिर अब हम आते हैं किस पे, और किस पे आते हैं, इन्वेस्टर पे। इन्वेस्टर बोलता है भैया कंपनी ने, किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वो लिक्विडेट हो सकती है, और वो लास्ट रिजॉर्ट होगा। मेजर स्टेक होल्डर बिजनेस इक्विटी शेयर होल्डर द व्यू ऑफ फाइनेंस गियरिंग, सिंस इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप के इवेंट में कंपनी विल एबल टू लास्ट, कंपनी दे विल बी लास्ट प्रायोरिटाइजिंग ऑफ कंपनी, दे विल बी लास्ट प्रायोरिटाइजिंग इवन अ लैंडर एग्जिस्टिंग गियरिंग। शेयर होल्डर क्या सोचता है, इक्विटी दे व्यू फाइनेंशियल गियरिंग एज अ रिस्क। फाइनेंशियल गियरिंग मतलब रेशियो ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इवन फॉर द लैंडर गियरिंग। फिर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है तो वो क्या करिए, पब्लिक इमेज, बैड पब्लिक इमेज डालेगी गवर्नमेंट पे, तो वो नहीं चाहते कि भैया कोई फेल हो, जस्ट लाइक लेमन ब्रदर्स। From the government point of view, financial risk can be viewed as failure of bank like Lehman Brothers, or downgrading of any financial institution, leading to spread of destruction among society at large. Destruction among society at large. टाइम में क्या करेगा, अदानी के साथ ये हो रहा है, अंबानी को बुलाएगा, मोदी को बुलाएगा, रतन टाटा को बुलाएगा, और विदेश में किसको जानता है, मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क। ऐसे ही काम कर सकते हैं लोग, क्योंकि भैया उसने छोटी सी कंपनी होगी, उसके सामने क्या है। बट ये सॉल्व हो जाएगा। चलो छोड़ो, मेरे को क्या करना। डाउनग्रेडिंग ऑफ कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्ट अमंग सोसाइटी एट लार्ज। स्प्रेड क्या करता है, डिस्ट्रक्ट सोसाइटी में, ठीक है। शेयर होल्डर्स, कंपनी, गवर्नमेंट। अब आते हैं वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क में क्या होता है, टाइम हॉरिजॉन और इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें, टाइम हॉरिजॉन इंस्ट्रूमेंट। फिर आप इसे कैलकुलेट करते हो रिस्क,
स्टैटिकल मेथड मतलब इंस्ट्रूमेंट बोलो, स्टैटिकल मेथड टाइम हॉरिजॉन प्रोबेबिलिटी बता देता है लॉस की, कंट्रोल रिस्क जेड स्कोर्स कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स, ओके चलो वैल्यू एट रिस्क कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेशन में इसमें आ जाता है टाइम पीरियड, फिर टाइम पीरियड के साथ आ जाता है इसमें स्टैटिकल कैलकुलेशन, क्या होता है इसमें स्टैंडर्ड एविएशन होता है, टाइम हॉरिजन कॉन्फिडेंस लेवल और लॉस ऑन परसेंटेज ऑफ अमाउंट, स्टैटिकल मेथड होता है टाइप ऑफ स्टैटिकल टूल यूज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एविएशन, टाइम पीरियड कॉन्फिडेंस लेवल लॉस इन परसेंटेज और इन अमाउंट, फिर टाइम हॉरिजॉन वीकली मंथली डेली, वार कैन बी अप्लाइड, हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइम हॉरिजन, 1 डे 1 वीक 1 मंथ एंड सो ऑन, प्रॉफिटेबिलिटी ये बता देता है एज्यूमिंग द वैल्यू आर नॉर्मली एट्रीब्यूटेड, profitability of maximum loss can be predicted, possibility maximum loss predict कर सकते हैं, profitability maximum loss can be predicted, can be applied for different time horizon, say 1 day 1 week 1 month and so on, profitability assume the value are normally attributed, profitability of maximum loss or maximum loss and profitability of maximum loss can be predicted, control risk can be controlled by setting limit maximum loss, कंट्रोल किस चीज़ को कंट्रोल करोगे, रिस्क, मैक्सिमम लॉस को सेट करके आप कंट्रोल कर सकते हो, रिस्क कैन बी reduced by setting maximum loss, risk can be controlled by setting maximum loss, और Z स्कोर जब आप मल्टीप्लाई करते हो इसको वैल्यू एट रिस्क को किसको Z स्कोर से, तो हमारा आ जाता है वो रेंज, Z स्कोर इंडिकेट हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम मीन, Z स्कोर बताता है हाउ मेनी ST, ये है मीन, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम मीन, ये मीन और यह Z score indicate how many standard away from mean, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि आप मीन, Z स्कोर बताता है कि आप मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर हो, Z score indicate how many standard deviation away from mean value of population from mean, when is multiply with Z, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ST से तो आपको वैल्यू एट रिस्क मिल जाता है, आपको, अब तो वहीं लिखूँगा क्योंकि इतना मैं टाइम दे नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइम दे चुका हूँ इसको। एक्सप्लेन द वेरियस पैरामीटर टू आइडेंटिफाई करेंसी रिस्क, कौन कौन से पैरामीटर है जो करेंसी रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द काउंटर पार्टी रिस्क, टेक्निक टू मैनेज दिस रिस्क, मैनेज करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और मैनेज करना है करेंसी रिस्क को, काउंटर पार्टी रिस्क को, काउंटर पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, काउंटर पार्टी, तो काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज करने के लिए आप पहले सामने वाले से पूछ लो क्या वो पेमेंट करता है, तो वेरियस हिंट दैट में प्रोवाइड काउंटर पार्टी एज फॉलोज, द वेरियस हिंट्स दैट में प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करेगा काउंटर पार्टी रिस्क, अच्छा ये हिंट है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन
गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इस पर, फेलर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फेल हो गया नेसेसरी रिसोर्स ऑब्टेन करने में, ताकि वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। हॉस्टाइल एक्शन ले रखा है, हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का क्या है, हॉस्टाइल एक्शन है। दो गवर्नमेंट से हो गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और क्या है, हॉस्टाइल एक्शन है फॉरेन गवर्नमेंट का। लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी ने लेट डाउन कर दिया, मना कर दिया, और हैव बिकम इन्वॉल्व इंसॉल्वेंट हो गया। रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और फॉरेन गवर्नमेंट हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी ने लेट डाउन कर दिया उसको। फिर क्या हो, वो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के, फेलर टू, और नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गवर्नमेंट, लेट डाउन कर दिया, और इंसॉल्वेंट हो गए भाई। तो अब क्या क्या तरीके हैं जिससे हम टेक्निक टू मैनेज द टाइप ऑफ रिस्क। ड्यू डिलीजेंस कर ले बिफोर डीलिंग विथ थर्ड पार्टी, ड्यू डिलीजेंस कर लो बिफोर डीलिंग विथ थर्ड पार्टी। डू नॉट ओवर कमिट अ सिंगल एंटिटी और ग्रुप, डू नॉट ओवर कमिट टू अ सिंगल एंटिटी और अ ग्रुप कनेक्टेड एंटिटी। नो योर एक्सपोजर लिमिट, अपनी एक्सपोजर लिमिट जानो। रिव्यू करो लिमिट एंड प्रोसीजर फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलेटरी। क्या कर रहा हूँ मैं, काउंटर पार्टी रिस्क। नो योर एक्सपोजर लिमिट, कितना एक्सपोज कर सकते हो आप, वो उसकी लिमिट जानो। रिव्यू करो द पार्ट लिमिट, रिव्यू क्या करो, लिमिट रिव्यू करो द लिमिट एंड प्रोसीजर क्रेडिट रेटिंग रेगुलेटरी, रैपिड एक्शन इन द इवेंट ऑफ एनी लाइकलीहुड डिफ़ॉल्ट। अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो रैपिड एक्शन ले लो, डिफ़ॉल्ट में रैपिड एक्शन ले लो। लाइकलीहुड, अगर कोई होने वाला है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो लाइकली रैपिड एक्शन ले लो। और यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट, परफॉर्मेंस गारंटी ले लो, ड्यू डिलीजेंस कर लो। अगर कोई लाइकलीहुड डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो रैपिड एक्शन ले लो, और क्रेडिट रेटिंग देख लो, अपना एक्सपोजर लिमिट देख लो। ये तो तुम्हारा काउंटर पार्टी। पॉलिटिकल रिस्क, अब मीडिया से पूछ लेना भैया, रैंकिंग ऑफ बिजनेस मैगजीन रेफर कर लो, पॉलिटिकल रैंकिंग। क्या रैंकिंग देख लेंगे हम किसकी, पब्लिश बाय डिफरेंट बिजनेस मैगजीन। पॉलिटिकल रैंकिंग देख ले कहाँ से, पब्लिश जो करा डिफरेंट मैगजीन ने। फिर गवर्नमेंट की इमेज देख लेंगे, इवेल्युएटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन देख लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए पॉलिटिकल रिस्क। गवर्नमेंट की इमेज क्या है, कहाँ है, एनालाइजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ करंट गवर्नमेंट एंड एक्सेस देयर स्टेबिलिटी। पॉपुलर कितना है करंट गवर्नमेंट, पॉपुलर कितनी है और उसकी स्टेबिलिटी। करंट गवर्नमेंट पॉपुलर कितनी है और उसकी स्टेबिलिटी, करंट गवर्नमेंट पॉपुलर कितनी है और उसकी स्टेबिलिटी, करंट गवर्नमेंट पॉपुलर कितनी है और उसकी स्टेबिलिटी। करंट गवर्नमेंट पॉपुलर कितनी है उसकी स्टेबिलिटी। हम क्या देख लेंगे, रैंकिंग देख लेंगे और उसकी, फिर बिजनेस मैगजीन में रेफर कर लेंगे रैंकिंग। इवेल्युएट करेंगे कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स को, करंट गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी देख लेंगे, उसकी स्टेबिलिटी देख लेंगे। एडवाइजेज ले लेंगे एम्बेसीज से, होस्ट कंट्री में एम्बेसी से एडवाइजेज ले लेंगे। और फर्दर टेक्निक यू कैन यूज़ मिटिगेट रिस्क।
लोकल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, entering into joint venture, local financing, prior negotiation. Since the risk should access country. From the following action, government of host country can be mitigated. Instances. From the following action, इन सारे एक्शन से by the government of host country, the risk can be managed. कैसा? Insistence of residents, investor or labor, restriction on conversion of currency, repatriation of foreign assets to the local government, price fixation. अब है interest rate. Interest rate, generally interest rate is mainly identified from the following. कहाँ से आइडेंटिफाइड होता है? इंटरेस्ट रेट कैन बी मैनेज कर सकते हैं इन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट से: फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट स्वैप रेट्स और इंटरेस्ट ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट गारंटी. फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप और ऑप्शंस. जैसे कि ना फ्यूचर ऑप्शन स्वैप, फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप, ये सारे मैनेज हैं इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए जनरली. और फिर आता है करेंसी रिस्क. जस्ट लाइक इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क इज डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट एक्शन, economic development. Some of the parameters to identify the currency risk are as follows. तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट लाइक इंटरेस्ट रेट करेंसी रिस्क डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट एक्शन. जैसे करेंसी रिस्क डिपेंड करता है गवर्नमेंट के एक्शन पे, वैसे ही आइडेंटिफाई करो करेंसी रिस्क एज फॉलो. गवर्नमेंट का एक्शन, नॉमिनल रेट, इन्फ्लेशन रेट, नेचुरल कैलेमिटीज. करेंसी रिस्क, गवर्नमेंट का एक्शन, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट. देख, गवर्नमेंट से दो, रेट से दो और इन्वायरमेंट से गवर्नमेंट से दो. इसके एक्शंस, गवर्नमेंट के एक्शन और चेंज हो गई गवर्नमेंट का एक्शन और चेंज. द रिस्क टू मैनेज यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर ऑप्शन, मनी मार्केट हेज. करेंसी फ्यूचर ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड करंट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, फ्यूचर, मनी मार्केट हेज. ऑप्शन, फ्यूचर, मनी मार्केट हेज. इससे हम क्या कर सकते हैं? रेट, करेंसी रिस्क. गवर्नमेंट चेंज हो गई, किस वजह से हो सकता है? ये गवर्नमेंट का एक्शन, गवर्नमेंट चेंज हो गई, रेट का, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट. इन्वायरमेंट में आ जाते हैं दो, क्या हो गई? वॉर हो गई और नेचुरल कैलेमिटी हो गई. ले, ठीक है. इन्वायरमेंट में दो, वॉर और नेचुरल कैलेमिटी. इंटरेस्ट में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट लिख दो. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट. फिर आता है तुम्हारा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट चेंज हो गई और गवर्नमेंट के एक्शन,
कि हमारा चेंज कर देते हैं हम, क्या फ्यूचर कर लेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर और मनी मार्केट है। तो ये सारा हमारा चैप्टर खत्म हुआ, मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।